दोस्तों, एनवीएन के चक्रव्यूह में आज हम मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज 1 जुलाई है। मैं जिस वक्त ये वीडियो शूट कर रहा हूं, उसी वक्त आज से 17 साल पहले यानी 6000 दिन पूर्व, जी हां 6000 दिन पहले मुंबई में ट्रेन के अंदर 11 मिनट में 7 धमाके हुए। 7-11 को 7 ब्लास्ट इन 11 मिनट। तो ये जो 7 और 11 का कनेक्शन है, आप समझ गए होंगे। इन बम धमाकों में 209 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों में से एक अब्दुल वाहिद शेख बाइज्जत बरी हो गए हैं। ब्लास्ट के 9 साल बाद मकक्का कोर्ट ने 5 को मृत्यु दंड और 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई। कानून के मुताबिक अगर कोई आरोपी कोर्ट में कस्टडी के अंदर दिए जाने वाले इकबाल जुर्म को वापस लेकर उस पर जबरदस्ती का आरोप लगाए, यानी ये कहे कि वो जो मेरा बयान कस्टडी में लिया गया वो जबरदस्ती करके टॉर्चर करके लिया गया, तो उसे नया बयान देने की अनुमति दी जाती है और उसके आधार पर आगे का काम चलता है। मगर इन आरोपियों को जो सजा मिली वो उनके पुराने कन्फेक्शन के आधार पर थी। इसके बाद 8 साल गुजर गए हैं, यानी मकोका कोर्ट ने 8 साल पहले अपना फैसला सुनाया और अब उसके बाद 8 साल गुजर गए, मगर हाई कोर्ट में उनकी हियरिंग नहीं हुई। इस प्रकार 12 बेकसूर लोग जेल में बंद हैं। उनमें से एक का कोविड काल में देहांत हो गया। डॉक्टर तनवीर अहमद, जो धमाके और गिरफ्तारी के समय भी अस्पताल में इलाज कर रहे थे, अब भी अमरावती जेल में कैदियों का इलाज कर रहे हैं, जबकि हमारे प्रशासन ने उनको डॉक्टर डेथ कहा था, यानी जिसको डॉक्टर डेथ कहा गया था वो लोगों को जिंदगी दे रहा है। लेकिन कोई न्यायालय उसके केस को सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक कैदी वकालत की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसे इतनी ज़्यादा फीस बता दी गई, उससे कहा गया कि आपको 6 लाख रुपया फीस देना पड़ेगा और इस बहाने से उसे रोक दिया गया। कोई कैदी अपने घर वालों से बात करना चाहता है, वो कहता है कि मेरी बूढ़ी माँ है, मैं उससे जो है वो बात करना चाहता हूँ, तो उसको फ़ोन करने की अनुमति नहीं मिलती। हालांकि ऐसे कैदी भी हमारी जेलों में है जिनको के फांसी की सज़ा मिली हुई है, जिन्होंने हत्या किए हुए हैं, उनको भी जो है वो हर 15 दिन में एक बार अपने परिवार के साथ वीडियो कॉल करने की अनुमति दी जाती है, परंतु इन बेचारों के साथ ये जो है सुविधा इनको नहीं दी जाती। इसको कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट ने तो 8 साल बाद सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया, ये कह के कि आप जो है वो आगे की कार्रवाई नहीं कर सके। लेकिन इन लोगों को भी 8 साल का टाइम गुजर चुका है, इनके साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। इनमें जो 5 लोग हैं उनके ऊपर अब भी जो है वो फांसी की तलवार लटक रही है और वो मौत के साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उर्दू के मशहूर शायर अमीर मीनाई ने कहा था, करीब है यारो रोज़े महशर, करीब है यारो रोज़े महशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी ज़बान खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। इस मामले में आस्तीन का लहू चीख चीख कर इनकी बेगुनाही की गवाही दे रहा है, मगर अदालत बहरी और जज गूंगे हो गए हैं। किसी भी आरोप के झूठे होने के 2 संकेत होते हैं। पहला प्रूफ तो ये होता है कि आरोप लगाने वाले का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और दूसरा उसके अंदर पाया जाने वाला, यानी उस केस के अंदर पाया जाने वाला अंतर विरोध होता है। यानी 2 बातें एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करें तो ये कहा जाता है कि ये दोनों बातें सही नहीं हो सकती, इसलिए इस आधार पर इस केस की समीक्षा होनी चाहिए। इन आरोपियों को एटीएस चीफ रघुवंशी ने गिरफ्तार किया। उन्होंने ही मालेगांव केस में 9 मुसलमानों को बम ब्लास्ट केस में पकड़ा था। वो सब के सब बेकसूर निकले।
इससे पता चलता है कि वो किस तरह बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करते रहे हैं। क्योंकि अदालत ने सबको रिहा कर दिया, तो इसलिए ये कोई हवाई आरोप नहीं है, बल्कि प्रज्ञा को उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने आरोपी नहीं बनाया और बेकसूर लोगों को आरोपी बना दिया। क्राइम ब्रांच के चीफ राकेश मारिया ने इन बम ब्लास्ट के लिए इंडियन मुजाहिदीन को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र सरकार के तहत काम करने वाली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने भी इंडियन मुजाहिदीन पर आरोप लगाया कि उन लोगों ने ये बम ब्लास्ट किया है, और इन आरोपियों का इंडियन मुजाहिदीन से कोई संबंध नहीं है। अब जो इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार की एजेंसी और क्राइम ब्रांच ये कह रही है कि ये वो इंडियन मुजाहिदीन ने किया, तो फिर इन लोगों को इसके तहत गिरफ्तार करके रखना, जेलों में रखना और इनका मुकदमा नहीं सुनना, ये क्या माना है? इस केस में एक नाम एटीएस के पुलिस ऑफिसर विनोद भट्ट का भी है। वो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित पुलिस अधिकारी थे। उनकी लाश दादर माटुंगा के बीच, जहां पर के ये ब्लास्ट हुए, रेलवे पटरी पर मिली। वो इस दुर्घटना उसको पुलिस ने दुर्घटना कह दिया। हालांकि विनोद भट्ट को पटरी पर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी आत्महत्या की पुष्टि की। वो तिलक ब्रिज पर पुलिस की गाड़ी से उतरे। ड्राइवर को उन्होंने आईडी कार्ड के सिवा जेब का सारा सामान देकर कहा कि वो उनकी पत्नी सीमा भट्ट को वो सारा सामान दे दे। इसके बाद उनकी लाश पटरी पर मिली। उनके एक वकील दोस्त ने बताया कि वो एटीएस के अंदर बहुत दबाव में थे। अपनी अंतरात्मा के विरोध निष्पाप लोगों को फंसाना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए मजबूरन उन्होंने जान दे दी, मगर कोई गलत काम नहीं किया। इसको कहते हैं कि सच्चाई के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना। मोदी युग में बिल्किस बानो के परिवार की हत्या और बलात्कार करने वालों को भी 14 साल के अंदर उम्र कैद की सज़ा कम करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये लोग जो पिछले 16 साल से 17 साल से जेल में है, इनकी सुनवाई तक नहीं होती और दिन महीनों और महीने सालों में बदल रहे हैं। इस केस से बाइज्जत रिहा होने वाले अब्दुल वाहिद शेख ने इस टॉपिक पर, इस विषय पर किताब लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें बताया कि किस तरह वो बेकसूर थे और उनके साथ जिन लोगों को गिरफ्तार किया वो सब भी बेकसूर हैं। उन्होंने इसके लिए वो वेबसाइट भी बनाई ताकि लोगों को इसके बारे में जन जागृति हो, और हर साल वो उनको छुड़ाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। कल ही ये प्रोग्राम मुंबई मराठी पत्रकार संघ में हुआ, जहां पर अनेक लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने इस कास के लिए, यानी अब्दुल वाहिद साहब ने इस कास के लिए एक वेबसाइट भी बनाई है जिस पर इनकी सारी मालूमात है। इस ट्रेन ब्लास्ट पर 4 फिल्में बन चुकी हैं, उनमें से एक को अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा अब्दुल वाहिद पर भी एक फिल्म बन चुकी है। तो इतना सारा कुछ इस केस के बारे में मीडिया के अंदर मौजूद है, परंतु दूर दूर तक इंसाफ की किरण नहीं दिखाई देती। इसके बावजूद अब्दुल वाहिद अपना काम किए जा रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं और इन लोगों को छुड़ाने का सपना साकार करने के लिए वो कशमकश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। उर्दू के मशहूर शायर हबीब जालिब ऐसे लोगों के बारे में कहता है, तुम्हारे अज़्मे जवां के आगे, तुम्हारे सीले रवां के आगे, तुम्हारे अज़्मे जवां के आगे, तुम्हारे सीले रवां के आगे, पुराने जालिम नहीं टिकेंगे, नई बलाएं नहीं रहेंगी। ये कत्ल गाहें, ये अदल गाहें, इन्हें भला किस तरह सराहें, गुलाम आदिल नहीं रहेंगे, गलत सजाएं नहीं रहेंगी।
तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ हम आज की समीक्षा समाप्त करते हैं कि बहुत जल्द इन कैदियों को न्याय मिलेगा। ये बेगुनाह कैदी जो है वो अपने परिवार के बीच वापस आएंगे और एक नॉर्मल लोगों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। वो तमाम लोग जो न्याय प्रिय हैं, जो चाहते हैं कि समाज में इंसाफ कायम हो, समाज में शांति रहे, वो सब जो है वो इन लोगों की रिहाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।